मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लासेस के अंदर कंपनी का रूल देखा था, किस तरीके से एक्सपेंड किया था। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में, यानी कि जो 100 ईयर्स थे, इन 100 ईयर्स के बीच में कंपनी ने अपने रूल को काफ़ी अधिक मात्रा में एक्सपेंड किया। मैंने आपको बताया था कि एक तरीका कहता है कि डायरेक्टिव मिलिट्री अटैक, एक तो तरीका कंपनी का कहता है डायरेक्टिव मिलिट्री अटैक, यानी कि वो डायरेक्टली क्या करती थी, मिलिट्री की हेल्प से अटैक करती थी दूसरी टेरिटरीज पर, उन टेरिटरीज को घेर लिया करती थी। इसके साथ साथ कंपनी ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ चलाई, कुछ ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ चलाई जिससे क्या कर सके, वो दूसरे की टेरिटरीज को घेर सकें। उन्हीं पॉलिसीज़ में से एक पॉलिसी थी हमारी सब्सिडरी अलायंस। आज हम लोग उसी सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति कौन था। तो रिचर्ड वेस्ले जो थे, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो पॉलिसी थी उसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। क्लियर है। तो रिचर्ड वेस्ले वाज द पर्सन हु इंस्टीट्यूलाइज्ड द पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। क्लियर है। अब इस सब्सिडरी अलायंस में जो पॉलिसीज थी ये क्या थी वो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, यानी कि ये जो टर्म थी अलायंस, इस सब्सिडरी अलायंस, इसके द्वारा क्या होता था, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर आर्म्ड फोर्स, यानी कि इंडियन रूलर्स जो थे वो इस अलायंस के अनुसार इंडियन रूलर्स को ये अधिकार नहीं था कि वो अपनी आर्म फोर्स रख सकें, यानी कि वो अपनी सेना रख सकें। ध्यान समझिए कि ये क्या थी, एक तरीके की एक अलायंस थी, एक संधि थी। अलायंस माने होता संधि। क्लियर है। तो एक संधि थी, जो भी टेरिटरीज, जो भी राजा इस संधि को किसके साथ में करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करता था, उस राजा को अपनी आर्म फोर्स, अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। अब आप क्वेश्चन आपका आएगा कि सर जब उनको सेना रखने का अधिकार नहीं था तो फिर वो अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट कैसे करते थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए जो ब्रिटिश की जो आर्मी होती थी, या फिर मैं कह दूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी होती थी, वही ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी उस टेरिटरीज को क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। क्लियर है। आगे देखते हैं, रूलर हैड टू पे, और इसके बदले में रूलर को क्या करना पड़ता था, कुछ सब्सिडरी फोर्सेस के लिए कुछ पे करना पड़ता था, कुछ पैसा देना पड़ता था। बस ऐसा समझिए कि एक राजा है, उस राजा ने क्या कर लिया, कंपनी के साथ में सब्सिडरी अलायंस कर लिया। अब सब्सिडरी अलायंस करने के बाद उस राजा को क्या करनी है, अपनी सेना रखनी है। उसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक होंगे या उनकी जो फोर्स होगी वो ही क्या करेगी, उनकी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करेगी। तो इससे देखो राजा को भी फायदा है। राजा को क्या फायदा है कि राजा को इतनी बड़ी सेना नहीं रखनी पड़ रही, उसका फालतू पैसा नहीं खर्च हो रहा। साथ ही साथ उसको बस खाली क्या करना पड़ रहा है, कुछ पैसा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है उस राजा को। क्लियर है। रूलर हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज। सब्सिडरी फोर्स का मतलब वही हो गया बेटा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स थी उसको क्या करना पड़ता था, कुछ पैसा पे करना पड़ता था। दे वर प्रोटेक्ट बाय द कंपनी, और फिर उसको उसकी टेरिटरीज को, राजा की टेरिटरीज को कौन प्रोटेक्ट करता था, वो कंपनीज की जो फोर्सेज होती थी वो प्रोटेक्ट करती थी। क्लियर है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ के बाद देखिएगा क्या चीज़ इस अलायंस के अंदर गलत था। वो देखिएगा कि इफ़ द इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक पेमेंट, यानी कि अगर जो इंडियन रूलर था वो अगर पेमेंट देने में फेल हो जाता था, देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरीज वाज टेकन एज अ पेनल्टी। तो उसकी टेरिटरीज का कुछ पार्ट कौन ले लिया करते थे, ब्रिटिशर्स या कंपनी ले लिया करती थी एज अ पेनल्टी के रूप में। दोबारा समझिए बेटा कि एक राजा है, उस राजा ने क्या कर लिया, कंपनी के साथ में सब्सिडरी अलायंस कर लिया। सब्सिडरी अलायंस करने से क्या होता है कि उस राजा को अपनी आर्मी फोर्स नहीं रखनी है, उसको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कंपनी की फोर्स, जो सब्सिडरी फोर्स है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसके बदले में राजा क्या करेगा, कुछ पेमेंट, कुछ पैसा किसको देगा, कंपनी को देगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर राजा पेमेंट देने में या पैसा देने में गलती कर जाता है या उसको पेमेंट नहीं कर पाता है, तब उस स्थिति में क्या हुआ कि जो सब्सिडरी फोर्सेस है या मैं कहूँ कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगी, उसकी टेरिटरीज के कुछ हिस्से को घेर लेगी। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो यही इसकी क्या थी, खामियां थी, यही इस सब्सिडी अलायंस की खामियां थी। तो इस तरीके से जो कंपनी ने कौन कौन सी जगह को घेरा वो हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में, नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ द हिज टेरिटरीज टू द कंपनी इन 1801। 1801 में नवाब ऑफ अवध,
अवध के नवाब से काफ़ी अधिक मात्रा में हाफ ऑफ द इट्स टेरिटरीज, यानी कि नवाब के अवध के नवाब की आधी से ज़्यादा टेरिटरीज किसने ले ली थी? कंपनी ने ले ली थी। क्यों? क्योंकि नवाब ऑफ अवध ने क्या किया हुआ? सब्सिडी अलायंस किया हुआ किसके साथ में? कंपनी के साथ में। और फिर वो क्या नहीं कर पाया होगा? पेमेंट नहीं कर पाया होगा। जब पेमेंट नहीं कर पाया तो उसकी टेरिटरीज को किसने ले लिया? कंपनी ने। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल में क्या है? नवाब ऑफ अवध, अवध की जो टेरिटरीज थी वो किसने ली थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्लियर है? आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि सिमिलरली हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू क्रिएट इट्स टेरिटरीज ऑन अ सिमिलर ग्राउंड्स, यानी कि सेम बिल्कुल सिमिलर इसी बेस पर किस जगह को भी घेरा गया? हैदराबाद को भी घेरा गया। तो आपने देखा कि जो अवध को या हैदराबाद को जो घेरा है कि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो मिलिट्री अटैक से नहीं घेरा, उसने किससे घेरा है? अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज से। जो उसने डिप्लोमेटिक पॉलिसी चलाई सब्सिडी अलायंस, उस सब्सिडी अलायंस से, क्योंकि जिस जगहों ने, जिन राजाओं ने क्या किया? सब्सिडी अलायंस किया, उन राजाओं की जगह किसने घेर ली? कंपनी ने घेर ली। तो ये हमारा क्या था? सब्सिडी अलायंस। समझ में आया बेटा? आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।